हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और इसका जो काल रहा है दोस्तों, 647 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, 647 ईस्वी तक इसका काल रहा है। तो दोस्तों, टोटल हम लोग 50 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं पूछे हुए लेकिन दोस्तों आगे पूछे जाएंगे, तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, उसके बाद आपको आंसर तो पता चलने वाला ही है। ठीक है। तो पहले खुद से प्रयास करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। टू में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी कि वर्धन की जो राजधानी थी ये थी थानेश्वर। ठीक है। मौखरी की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज, और वाकाटक की जो राजधानी थी ये थी पुरिका, और मैत्रक की जो राजधानी थी ये थी वल्लभी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, पूछता है यहाँ से एक प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। थ्री में है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। तो सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में संस्थापक है। ठीक है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये वाला। तो मैं मिलान करता हूँ। ए का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्धन का जो संबंधित है, ये संबंधित है पुष्यभूति से। ठीक है। वर्धन जो है ये पुष्यभूति से संबंधित है। और बी का जो होगा ये 2 होगा, यानी कि मौखरी जो है ये संबंधित है ईशान वर्मा से। ठीक है। यानी कि ये वाला ईशान वर्मा से। और सी का जो होगा, सी का 3 होगा, यानी कि वाकाटक जो है ये संबंधित है विंध्य शक्ति से। और डी का 1 होगा, यानी कि मैत्रक जो है ये संबंधित है भटार्क से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये वाला। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4 में है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि विजयंती या वनवासी को। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 5। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करिएगा आंसर देने का। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 5। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन। ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है देखिए एसएससी 2002 में और बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ह्वेनसांग। ठीक है। ह्वेनसांग भारत आए थे। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी 2001 में, आरआरबी 2004, यूपीपीसीएस 2012, बीपीएससी 2015, सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। और ये भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और ये 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 10, मन्नभट्ट की सम्राट के दरबारी कवि थे? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और ये देखिए 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है, प्रतापशील होनहरीन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी कि प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कन्नौज में स्थानांतरित किए थे। अगला प्रश्न है 14 में है शकलोत राफतानाथ किसे कहा गया है। ठीक है, प्रश्न है शकलोत रापथानानाथ किसे कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने किया। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया रेलवे 2004 में। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शशांक जो है ये बंगाल का जो शासक थे हर्ष, वो इनके समकालीन थे। और ये जो प्रश्न है आरआरबी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। और ये रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। ठीक है, और देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। 20 करेंगे। 20 में है हर्ष की जीवनी किसने लिखी। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 21 में है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये प्रयाग में किया करता था। और प्रयाग जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया ये रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 में है हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है हर्षवर्धन के अग्र राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गौड़ नरेश शशांक ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 25 हर्षवर्धन की 606 ईस्वी में हर्ष व संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26 में है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। ठीक है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने लाया था। अगला प्रश्न है 27 कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 में है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। ये जो मथुरा है ना ये प्रसिद्ध था। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया बीपीएससी 1996 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 29 कवि बाणभट्ट निवासी था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये थानेश्वर का निवासी था। और ये भी बीपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 30 में है 30 में बोल रहा है नागानंद का रचनाकार कौन था। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्षवर्धन। और ये जो प्रश्न पूछा गया बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 31 में है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कन्नौज व प्रयाग में। ठीक है, और ये देखिए यूपीपीसीएस 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 32 नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन। ठीक है, और ये देखिए RAS RTS 1999 और 2000 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 33 में है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हर्षवर्धन ने पराजित किए थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने
पराजित किए थे। और ये प्रश्न पूछा गया RAS RTS 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 24 में है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो 34 है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि CU की रचना। ठीक है, और ये जो पूछा गया प्रश्न है RAS RTS 1992 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 35 में है, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वातापी यानी कि बादामी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 36 में है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 37 में है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 38 में है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वांग ह्वेन तेस। ठीक है, वांग ह्वेन तेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 39 में है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ह्वेनसांग। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 40 में है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 14 साल रहा था भारत में ह्वेनसांग। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 में है, ह्वेनसांग के समर्थन एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। ये प्रश्न है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, और यह प्रश्न UPSC 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय दान स्वरूप दिए। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 45। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ठीक है, तो 45 का जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 1 होगा। ठीक है, 4 2 3 1। ठीक है, मिलान करते हैं। तो देखिए ये वाला जो है, इसमें देखिए सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राजधानी है। ठीक है, तो 4 2 3 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 4 होगा। ठीक है, ए का 4 होगा, यानी ये वाला। उसके बाद बी का जो होगा 2 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 का जो होगा ये 3 ही होगा, और डी का जो होगा ये 1 होगा, ये वाला। ठीक है, 4 2 3 1। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है राज्य है और इसकी राजधानी है ये। ठीक है, तो हर्षचरित कादम्बरी की जो राजधानी थी हर्षवर्धन की थी। ठीक है, हर्षवर्धन थी। और नीति शतक, श्रृंगार शतक यानी भक्ति शतक ये जो है ये भर्तृहरि की थी। और सूर्य शतक जो थी राज्य ये थी मयूर की राजधानी। ठीक है, और फिर दर्शिका रत्नावली नागानंद जो थी ये वर्णभट्ट की राजधानी थी। ठीक है, तो इसमें से एक प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 46। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 46 में है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंध नहीं था। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि कालिदास जो थे ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 47 में कथन और कारण है।
ठीक है। तो 47 में कथन में बोल रहा है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। ठीक है, कारण है और में हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है कि कौन सही सुमिलित है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, अवंती जो है ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, सिंहनाद ये महासेनापति था और कुनंतल ये सेनापति यानी अश्व सेनापति था। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, ह्वेन सांग ने बोले थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 50 में है, घटी यंत्र यानी कि तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खेत की सिंचाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 51 में है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्रकृति यानी स्वरूप को परिभाषित करता है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विनिमय पत्र। ठीक है, विनिमय पत्र, और ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 52 में है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न करेंगे 53 में है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये थी 1/6 से 1/10 तक। ठीक है, ये वाला 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 54 में है, मौखरी शासकों की राजधानी खाली स्थान थी। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कन्नौज थी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया CGPSC 2012 में। अगला प्रश्न है 55 और आज के लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ह्वेन सांग से। ठीक है, और ये प्रश्न UPPCS 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल दोस्तों हम लोग 55 प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट किए हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी का निशान है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इस तरह की वीडियोज़ का पल का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।